गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रदरफोर्ड मॉडल को रीड आउट किया और रदरफोर्ड मॉडल का जो रिजल्ट था उस रिजल्ट ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। ओके, और इसके बाद ये बात भी क्लियर हुई कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। और साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना है, साइंटिस्ट चैडविक आए, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर जो सेकंड जो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज़ द न्यूट्रॉन्स। मीन्स आप ओवरऑल ये बात बोलोगे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ध्यान रहे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बोथ आर एग्जिस्टिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। और इसके साथ साथ जो एटम होंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डीलोकलाइजेशन होता है। आज का जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ द बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल यही बात बताने वाला है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी एटम के अंदर वो किस टाइप का होने वाला है। तो बच्चे ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल्स न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपने ध्यान देना है, न्यूक्लियस के बाहर एक डेफिनेट पाथ होगा, एक बिल्कुल फिक्स्ड पाथ होने वाला है और इस फिक्स पाथ के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल्स, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स पाथ होगा। उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट का नाम देंगे और इन ऑर्बिटल्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। सेकंड आपने बोलना है कि जो ये ऑर्बिटल्स होंगे दीज आर असाइन बाय द के एल एम एंड एन के एल एम एंड एन एंड इसको जो n की वैल्यू देंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे बेटा नेक्स्ट हम, n जो होगा दैट इज 1 2 3 4 फॉर दी, जो k के लिए n की वैल्यू होगी दैट इज 1 और l के लिए 2, m के लिए 3 होगी, n के लिए 4 होगी। ओके, तो आपने कहा कि जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर पाथ के अंदर डीलोकलाइजेशन करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो बोहर्स मॉडल की नेक्स्ट जो एप्लीकेशन थी, जो नेक्स्ट बेटा इसके बारे में जो पोस्टुलेट थे वो ये थे कि जब भी हमारा एट कोई इलेक्ट्रॉन्स होगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, जब भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कभी भी अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर डीलोकलाइज कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को चेंज नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक हम इसको किसी भी टाइप की एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर देते। मींस अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर डीलोकलाइज कर रहा है, जब तक आप इसको एक्सटर्नल किसी भी टाइप की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो, ध्यान से देखना है बेटा। ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ स्टेबल ऑर्बिटल विदाउट एमिटिंग रेडिएशन। मींस इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव आउट करता रहता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आप पॉइंट पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन इन वन ऑफ दीज स्टेबल ऑर्बिटल हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी। मींस इनकी एक फिक्स एनर्जी होगी। सेकेंड, जब भी आप इसको किसी भी टाइप की एनर्जी दोगे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करोगे इन ऑर्बिट्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा सकता है। अब जो सेकंड पॉइंट आपने ध्यान देना है मुझे कि जो k का ऑर्बिटल होगा, जो k शेल का ऑर्बिट है उसके अंदर मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। L के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो, M के अंदर 18 को फिल कर सकते हो और N के अंदर आप 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। ओके, इन पॉइंट्स को भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान से रखना है। अब जो आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ये बन सकता है बेटा कि मान के चलो ये फ्लोरीन का एटम दिया गया है आपको, इस फ्लोरीन का बोहर मॉडल्स के अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो आपने बिल्कुल सिंपली बात ध्यान देनी है कि इस फ्लोरीन हैविंग द एटॉमिक नंबर 9, इट मीन्स इट हैविंग द 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, तो देख सकते हो बेटा यहाँ पे, और नेक्स्ट शेल के अंदर आप 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। मतलब K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे और L के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दोगे। तो इस टाइप से आपके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन शेल स्ट्रक्चर बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके,
अब हम बात करने वाले हैं बच्चे, बहुत अच्छे से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे और न्यूट्रॉन्स कितने रहेंगे। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो आप पढ़ सकते हो बच्चे कि बैलेंसी किस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चे ध्यान देना है, बैलेंसी हमने शुरू में भी बहुत अच्छे से किया था जब भी हमने इस केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया है। तो बैलेंसी किसी भी एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ओके, तो बैलेंसी को आप बोल सकते हो इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का जो आप शेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, शेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हम बैलेंसी को असाइन कर सकते हैं। तो आपने बोला था कि अगर लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है या फिर 4 है, तब उस एलिमेंट की बैलेंसी इक्वल टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 है तो आप 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करोगे और दैट इज इक्वल टू योर बैलेंसी। क्लियर? तो आप हाइड्रोजन की बैलेंसी देखिए, आप हाइड्रोजन के बैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इट मीन्स हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 रहने वाली है। और आप अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि बोरोन है जो हमारा एलिमेंट्स, बोरोन के देखो एटॉमिक नंबर 5 रहने वाला है, तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और नेक्स्ट के अंदर 3 रहेंगे। इट मीन्स इट हैविंग द बैलेंसी 3। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हैविंग द एटॉमिक नंबर 8, इट मीन्स फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, सेकंड के अंदर 6 रहेंगे। तो इसकी जो बैलेंसी रहने वाली है 8 माइनस 6 मीन्स दैट इज इक्वल टू द 2 रहेगी। क्लियर? तो इसके साथ साथ आपने इस बात को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। दिस इज द सिंबल ऑफ एनी गिवन एलिमेंट्स एंड दिस इज रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स और दिस नंबर रिप्रेजेंट द मास नंबर एंड मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू द न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो इन बातों को भी बहुत अच्छे से बेटा आपने क्लियर करना है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का दैट इज द आइसोटोप्स। तो बच्चे ध्यान देना है, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट रहेगा, दैट आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। तो आप बोल सकते हो आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड द आइसोटोप। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है एंड ट्रिटियम है। ओके, इन 3 एलिमेंट्स के अंदर all of these 3 elements having the same atomic number but different mass number। क्लियर? इसके बाद हम बात कर सकते हैं आइसोबार की। तो बच्चे ध्यान देना है, आइसोबार के अंदर जो भी 2 और मोर एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का मास नंबर सेम रहेगा बट दोज एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार आप बोल सकते हो 2 और मोर एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड द आइसोबार। क्लियर? तो हमारा ये बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट है। इस चैप्टर के अंदर अभी मैं एक असाइनमेंट सेंड करने वाला हूँ, उस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड कोई भी किसी अनदर टॉपिक के अंदर या फिर जो भी हमने रीड आउट किया है उसके अंदर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को व्हाट्सएप को कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।